हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मेम बड़ोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। स्वागत है फिर से आपका रिवीजन सीरीज 2023, जिसमें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की 2 एपिसोड में आप तक पहुंचा चुका हूं। आज तीसरे एपिसोड में 2013 नीट से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चंस हैं, 2013 नीट एग्जाम जो हुआ वहां से लेकर 22 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन हम कर रहे हैं। आपको पता है हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। जैसे ही ये क्वेश्चन की सीरीज हम खत्म कर लेंगे वैसे ही हम जो है वो एनसीईआरटी के रिवीजन पे आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपका फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से, जैसे आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जैसे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एनसीईआरटी का रिवीजन जल्दी लेकर आपसे मिला जाए। तो आइए आज बात करते हैं। क्वेश्चन 40 तक हमने कल कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम एक ऐसा बना रखा है। ये एक्सेल है। एक्सेल आपको पता है फीमेल गैमेट की तरह एक्ट करती है, और दूसरी तरफ साथ में ये सिनर्जिड सेल है, माफी चाहूंगा। सिनर्जिड सेल में इस तरीके से फिलीफॉर्म एपरेटस की स्टूडेंट्स प्रेजेंस होती है, और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। अब जब पोलन ट्यूब एंटर करती है बच्चों, तो पोलन ट्यूब की एंट्री आप कहते हैं इन फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से यहां हो जाती है। इसमें 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है और ट्यूब न्यूक्लियाई जो पीछे था वो डीजनरेट होने लग जाता है। तो अल्टीमेटली ये पूछा आपसे यही रहा है कि वो जो पोलन ट्यूब में पोलन डिस्चार्ज था वो जैसे ही सहाय कोशिका या सिनर्जिड सेल में जाता है तो उसका क्या होता है, वन फ्यूज विद द एग, अदर फ्यूज और फ्यूज विद सिनर्जिड न्यूक्लियस। नहीं, सिनर्जिड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज नहीं होगा, वो डीजनरेट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद यह वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। जी हाँ, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, लेकिन सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लिखा है वन फ्यूज विद द एग एंड अदर्स डीजनरेट इन सिनर्जिड। स्टूडेंट्स, डीजनरेट नहीं होगा। और फोर्थ लिखा है ऑल फ्यूज विद द एग, सारे एग के साथ फ्यूज हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहां आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। देखिए ये आपसे यहां बात कर रहा है पोलन ट्यूब की एंट्री सिनर्जिड में होने के बाद पोलन ट्यूब में जो 2 मेल गैमेट है उनका क्या होता है। तो कल हमने डिस्कस कर लिया था, एक चला जाता है सिनगैमी में और दूसरा बच्चों ट्रिपल फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन को कंफर्म करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरी नजर में देखा जाए तो कई सालों से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला जिसमें पूछा गया द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस, वन विद इन द अदर, एक के अंदर दूसरी। सीड के बारे में हम लंबे टाइम से पढ़ते आए। आप जानते हैं सीड ओल्ड स्पोरोफाइट और न्यू स्पोरोफाइट का बच्चों कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर ये ओव्यूल आप देखें, इस ओव्यूल के ये जो इंटेगुमेंट्स हैं ये ऑलवेज ओल्ड स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सीड के अंदर ये जो जाइगोट है, वो जो जाइगोट बना था, माफी चाहूंगा, ओव्यूल के अंदर ये जो जाइगोट बना था, ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म बच्चों बना लेता है। तो ये स्पोरोफाइट ओल्ड होगा जो बाहर की तरफ सीड कोट है, और अंदर जो एम्ब्रियो बना है वो आप कह सकते हैं न्यू स्पोरोफाइट होगा। तो ये आप पढ़ते आए थे कॉम्बिनेशन। इस बार अच्छा क्वेश्चन दिया गया नीट 2020 में, जिसमें पूछा था पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। तो देखिए इनकी प्लोइडी हम लिखते हैं। पोलन ग्रेन्स गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, प्लोइडी होगी एन। इसके बाद एंथर की बात कर रहा है, एंथर माइक्रोस्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट करता है, प्लोइडी होगी 2n। इसी तरीके से आपको कह रहा है जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स। अब देखो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन है और 2 मेल गैमेट है, इन सबकी ही प्लोइडी स्टूडेंट n है। तो यहाँ किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ 2n के अंदर n प्रेजेंट है, तो ए ऑप्शन होगा। फिर लिखा है सीड इनसाइड द फ्रूट। बच्चों सीड भी 2n है और फ्रूट अगर देखा जाए तो ये भी प्लोइडी 2n है, ओवरी की सेल से बनता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, इंटेगुमेंट होता है, जैसा मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ओल्ड स्पोरोफाइट, न्यू स्पोरोफाइट, तो ये 2n है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। बच्चों एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, प्लोइडी होती है n, और ओव्यूल की प्लोइडी होती है 2n। ये आप जानते हैं मेगास्पोरेंजियम है। तो इस तरीके से कितनों के अंदर ऐसी स्थिति आपको मिलेगी कि एक में दूसरी जनरेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो मेरे पास ए में भी ऐसी कंडीशन है और मेरे पास स्टूडेंट्स डी में भी ऐसी कंडीशन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। सेकंड आंसर यहां बच्चों करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4.3। तो देखिए बायोलॉजी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो 4.3 पे मैं आ रहा हूं। देखिए 4.3 में क्या मेंशन किया गया है,
द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। ठीक है, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। तो देखिए ओव्यूल की कंडीशन ये होती है, जैसा अभी मैं बना रहा था एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। बच्चों ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है इसका स्ट्रैंड, और ये जो है फ्यूनिकल के बाद ओव्यूल की बॉडी है। तो कहाँ वो फ्यूनिकल के साथ या कहाँ उसके साथ जो है वो फ्यूज होता है, ये आपसे डिस्कस किया गया है। और इसमें बच्चों आपको ये बताना है कहाँ ये फ्यूज हो जाता है। तो देखिए एग्जैक्टली न्यूसिलस, न्यूसिलस तो ओव्यूल की बॉडी ऊपर है, चलेजल एंड, ये चलेजल एंड को रिप्रेजेंट करता है। हाइलम, यहाँ देखिए वो कनेक्टिंग पॉइंट होगा, इसी को हाइलम बोलते हैं। ये वो कनेक्टिंग पॉइंट है जहां ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल फ्यूज होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप देखें 2013 के बाद भी 2 बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनेशन से है बच्चों। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस। देखिए वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो है वो एक्वेटिक प्लांट होने के बाद भी बच्चों एक्सेप्शन है। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है सारे एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन का प्रोसेस वाटर से नहीं होता। तो यहाँ पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है बच्चों वो इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है और विंड के थ्रू भी हो सकता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में वाटर लिखा है, आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में भी वाटर है, थर्ड ऑप्शन में वाटर करंट ओनली है, ये नहीं होगा। इंसेक्ट एंड विंड इनके थ्रू कीट तथा वायु द्वारा परागण। तो क्वेश्चन 44 जो होगा बच्चों इसमें आंसर आपके पास हो जाएगा थर्ड। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4-5 ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक जो होता है वो मैच्योरिटी पे क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होती है बच्चों। ये देखिए एग एपरेटस है, एग एपरेटस में आपको पता है 3 सेल प्रेजेंट होती हैं, एक एग सेल, 2 यहाँ सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल में जो सबसे बड़ी सेल है, और 3 सेल एंटीपोडल्स कही जाती हैं। सो नंबर ऑफ सेल्स 3 and 3 6 एंड द सेंट्रल सेल 7 सेल्स बच्चों वहां प्रेजेंट होंगी, और एग्जैक्टली नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 होगा। तो आप कहेंगे 8 न्यूक्लियड 7 सेल्ड कंडीशन। और आपको मैं अगली काम की बात बता दूं, एनसीईआरटी नहीं लिखती है बट दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नॉन एज द पॉलीगोनम डेवलपमेंट। ये जो अरेंजमेंट है इसको बच्चों पॉलीगोनम हम कहेंगे। और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, आप जानते हैं ये एनसीईआरटी ने लिखा भी है। मोनोस्पोरिक इसलिए मेगास्पोर मदर सेल से 4 जो मेगास्पोर बने थे उनमें एक फंक्शनल रहा था और सिंगल मेगास्पोर से ये डेवलपमेंटल प्रोसेस हुआ है। तो इस तरीके से 45 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो गया 4th। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4-6। देखिए बच्चों 4-6 में लिखा है द टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू transfer of pollen grain from anther of one plant to the stigma of a different plant। तो देखिए different plant जैसे ही कहा pollination का प्रोसेस बच्चों क्या हो गया, क्रॉस। इसके बाद आगे बात करते हैं ड्यूरिंग pollination brings genetically different type of pollen grains to stigma। अब डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन ला रहा है तो क्या हो सकता है, देखिए बहुत क्लियर है, मैंने पहले ही कहा 2 प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ ये क्या होगा, ये जीनोगेमी होगी, ये क्लिस्टोगेमी होगी, ये जिटोनोगेमी होगी, या ये कैस्मोगेमी होगी। बच्चों कह रहा है बहुत क्लियर, एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वृत्तिका पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागण के दौरान आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार का परागकण लाया जाता है। तो देखिए जिटोनोगेमी में तो क्या होता है, एक ही प्लांट के जो 2 फ्लावर हैं, यहां मेंशन कर देता हूं, द पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। क्लियर, ये जिटोनोगेमी है, यहां जेनेटिकली सेम ही होते हैं, नहीं होगा। क्लिस्टोगेमी इनवेरिएबल ऑटोगेमस कंडीशन है बच्चों, फ्लोरल बर्ड कभी खुलती नहीं है, जैसे वायोला, कॉमेलिन और ऑक्जेलिस आपने एग्जांपल्स डिस्कस कर रखे हैं। कैस्मोगेमस जो है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ थोड़ा ट्रिकी किया गया क्वेश्चन को। कैस्मोगेमस में एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन बच्चों आप ये ध्यान रखें कि यहाँ जो है वो जीनोगेमी परफेक्ट टर्म है। कौन सी टर्म यूज की जाती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, जीनोगेमी यहाँ आपका आंसर होगा, जिसको लिखा गया है परानिषेचन। ठीक है, यहाँ कैस्मोगेमस देखिए थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है, क्योंकि कैस्मोगेमस कंडीशन में भी मोस्ट प्रोबेबली कौन सा पॉलिनेशन प्रोसेस होगा बच्चों, वहां होगा क्रॉस। बट ये एग्जैक्टली क्रॉस पॉलिनेशन है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4-7 इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फैमिलीज pollen grains retain their viability for months after release। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। देखिए एनसीईआरटी में आपको दे रखा है पोएसी, रोजेसी और लेग्यूमिनोसी। तो देखो पोएसी और लेग्यूमिनोसी यहाँ है,
सोलेनेसी में नहीं होगा ये। इसके बाद देखो इसमें रोजेसी लेग्यूमिनोसी दे रखा है और उसके बाद में पोएसी रोजेसी दे रखा है। तो सॉरी, रोजेसी और लेग्यूमिनोसी जो है इसमें ये बच्चों आंसर हो जाएगा, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि उनका रिलीज होने के बाद पोलन ग्रेन जो है वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है, मतलब अप टू मंथ्स जो है वो उनमें पोलन वाइबिलिटी बनी रहती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, बड़े स्टेटमेंट बेस्ड, और जिसमें हमें लगता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा सा अच्छा एक तरीके से जो है वो सेंस आपको मेंशन करना पड़ता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला लिखा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। डेफिनेटली क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, मतलब उनमें सदैव जो है वो स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि वो बच्चों फ्लोरल बड उनकी कभी खुलती नहीं है, फ्लोरल बड नेवर ओपन। फिर लिखा है क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेज या डिसएडवांटेज, देयर इज नो चांस फॉर द क्रॉस पोलिनेशन। बात ये भी ठीक है। इन लाइट ऑफ अबाउ स्टेटमेंट, देखो लगातार अगर क्लिस्टोगेमी के थ्रू ही पॉलिनेशन होता रहा, मतलब कंटिन्यूअसली बच्चों ऑटोगेमी होती रही, एनसीईआरटी ने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों इसके लिखे हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ डिसएडवांटेज का पूछ लिया गया है, तो यहां हम कह सकते हैं कि ऑटोगेमी जब होती है तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसा ही होता रहेगा। तो यहां क्या आने की पॉसिबिलिटी है? यहां आ सकती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसको अंतः प्रजनन अवसाद हिंदी में कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तब आपसे पूछ रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, नहीं, दोनों ही सही हैं। अगला लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, नहीं बच्चों। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, नहीं, ये भी बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो आंसर तो इसका फोर्थ ही हो जाएगा। आजकल एजरसन रीजन का पैटर्न है, अगर वो हमसे पूछा जाए कि इनवेरिएबली ऑटोगैमस क्यों होता है, अगर इसको मैं ए बना दूं तो आर यहां होना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्लोरल बड कभी भी नहीं खुलती है। और यहां क्लिस्टोगेमी में डिसएडवांटेज लिखा गया है, अगर इसको ए बना दूं तो इसका आर मैं कहूंगा वहां इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, इसलिए जो है वो डिसएडवांटेज के फॉर्म में आता है। तो ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 और 50 को ले लेते हैं। 49 भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिटेल में बात करेंगे। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं रिगार्डिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक बात है, एबायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस जो होती है उसमें सबसे कॉमन आप कह सकते हैं कौन सा पॉलिनेशन प्रोसेस है? अजैविक परागण में वायु द्वारा विंड पॉलिनेशन, इसको बच्चों हम कहते हैं एनीमोफिली। डेफिनेटली ये सबसे कॉमन प्रोसेस है बच्चों। उसके बाद ये रखा है फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑडोर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। डेफिनेटली फॉल ऑर्डर वो रिलीज करते हैं मलिन गंध, दुर्गंध जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखें, एआईपीएमटी 15 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें इसी स्टेटमेंट में माफी चाहूंगा बैट्स लिखा था, और ये भी सही स्टेटमेंट था। तो ये बच्चों एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, बैट वहां लिखा गया था। फिर लिखा है मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट या अमंग इंसेक्ट्स। मॉथ एंड बटरफ्लाई डेफिनेटली लिखा है। फिर लिखा है पॉलन, डेफिनेटली स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकता था, लेकिन देखिए इसमें मॉथ एंड बटरफ्लाइज लिख दिया, जबकि मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर बच्चों बीज हैं, बीज मोस्ट डोमिनेटेड पॉलिनेटर होती हैं। फोर्थ लिखा है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट। ये ठीक बात है, अप टू 30 जेनेरा जो है वो पॉलिनेशन प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के थ्रू। क्लियर? यहां पूछा गया क्वेश्चन 50 में विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन गिवन डायग्राम फिगर मार्क्स इज फॉल्स। बेटा फॉल्स फ्रूट इसको इसलिए कहा जाता है, एप्पल है ये, और इसमें आपको पता है जो थैलेमस है वो थैलेमस पोर्शन भी एडिबल होता है। तो यहाँ ये पार्ट जो है वो इसका एडिबल पार्ट थैलेमस है, और जो सेंट्रल कोर रीजन आप देख रहे हैं उसमें ओवरी में जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल के साथ ये सीड जो है वो सेंट्रल जोन में प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 में आपको देखो ए बी सी डी यहाँ लेबल करना था, क्या होगा? ए बी सी डी कौन सा जो है वो लेबल गिवन फिगर मेक इट फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट इसको कौन सा बनाता है? तो आप कहते हैं थैलेमस जो होगा उसको फॉल्स फ्रूट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 51 पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों 51 में कहा आपको आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पेनिसिलियम दिया है आपको, एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। ये डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि पेनिसिलियम जो है वो कॉनिडिया की प्रेजेंस शो करता है।
कोनिडिया बनता है। और कोनिडिया आपको पता है पेनिसिलियम और एस्परजिलस में दोनों में कॉमन रेफरेंस है, 2022 में पूछ लिया गया। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें, एस्परजिलस पेनिसिलियम के अलावा एल्बुगो मैं फंजाई में एक और रेफरेंस आपको बता रहा हूं जिसमें पॉसिबिलिटी किसके फॉर्मेशन की है, कोनिडिया की। तो कोनिडिया यहाँ जो बनता है वो एक्सोजीनस फॉर्मेशन में आता है बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, एक्सोजीनस फॉर्मेशन होगा। जेम्यूल्स जो हैं दीज आर आल्सो द बर्ड्स, बट जेम्यूल्स कैसी बर्ड्स होती हैं, एंडोजीनस बर्डिंग होती है। ये एक ये बर्ड आपको दे रखा है जो हाइड्रा में भी हो सकता है, यीस्ट में हो सकता है, और एक आपको जूस स्पोर्स दे रखे हैं जो एंडोजीनस फॉर्मेशन होता है। जूस स्पोरेंजिया के अंदर बच्चों ये बनते हैं और जूस स्पोरेंजिया के अंदर बनने वाले एंडोजीनस होंगे। तो यहां आंसर हो जाएगा कोनिडिया। मैंने सबकी कंडीशन पोजीशन आपसे डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5.2 इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। ये देखिए दोबारा जो नीट हुआ था, रीनीट 2022, हाँ कई बच्चे तो चौंक जाएंगे, देखिए 2022 में 2 बार कब हो गया। हाँ दूसरा पेपर हुआ था बच्चों, उसके क्वेश्चन हैं इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो एग एपरेटस में देखिए ये एग सेल, ये सिनर्जिड, ये दूसरा सिनर्जिड, इस तरीके से 3 सेल होती हैं, आप जानते हैं ये एग एपरेटस है। 1 एग सेल 3 सिनर्जिड, गलत बात हो गई, ठीक है, एग एपरेटस की बात कर रहा हूं। 1 एग सेल 2 सिनर्जिड, 2 एंटीपोडल सेल्स, गलत बात है। और फिर कह रहा है 1 एग सेल 2 सिनर्जिड 3 एंटीपोडल, 1 एग सेल 2 सिनर्जिड 2 एंटीपोडल सेल्स एंड 3 पोलर न्यूक्लियाई। ऐसा नहीं होगा बच्चों, एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड होती हैं, 3 एंटीपोडल होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये पूरे एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है। और यहां जो पूछा गया है, देखो एक दिक्कत और है इसमें, इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो सिर्फ एग एपरेटस लिखा, एग एपरेटस का मतलब सिर्फ इतना ही है, जबकि ऑप्शन में आपको पूरा एम्ब्रियो सैक दे दिया। तो ये ऐसी जगह आपको ध्यान रखना है, थोड़ा समझदारी ये करनी है कि हाँ हमें जब पता भी लग जाए कि क्वेश्चन में गड़बड़ है, फिर भी एक बार परफेक्ट आंसर जो है वो आप चूज करें, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगाने के बजाय आंसर एक बार आप चूज कर लें। क्लियर? फिर देखिए अगला हम देख रहे हैं, अब देखो 52 से नीट रीनीट शुरू हो गया, तो 53 क्वेश्चन नंबर 5.3 आप देखेंगे। 5.3 में कह रहा है टू एंश्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन फॉल ऑन द स्टिग्मा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवाया जाता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाएगा बच्चों, जल्दी से इसके सीक्वेंस आप क्लियर कर ले। सबसे पहले आप ये कहेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट होता है, सिलेक्शन के बाद बच्चों वहां से क्या कर दिया जाता है, इमास्कुलेशन कर दिया जाएगा। इमास्कुलेशन के बाद आप ये कह सकते हैं वहां उसकी बैगिंग कर दी जाएगी स्टिग्मा की। फिर जो है वो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स की डस्टिंग होगी बच्चों, डस्टिंग किए जाने के बाद उसकी रीबैगिंग होती है, उसको फिर से बैग्ड कर दिया जाता है। और इस तरीके से वो जो पॉलिनेशन प्रोसेस डिजायर्ड हमें करवानी थी वो हम करवा चुके हैं। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होने के बाद वो जो है वो आप कह सकते हैं फ्यूजन फर्टिलाइजेशन को लीड करवा देंगे। तो ये कह रहा है कृत्रिम संकरण में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वांछित परागण ही वृत्तिकाग्र पर गिरे, इसके लिए क्या किया जाएगा, द फीमेल फ्लावर बड ऑफ प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट टू बी बैग्ड। नहीं, एक अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कह रहा है इसको बैग्ड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये गलत बात है, क्रॉस पोलिनेशन कहीं से भी हो सकता है, तो ये इसमें बच्चों करेक्ट रेफरेंस नहीं होगा। आगे पढ़ लेते हैं, देयर इज नो नीड टू इमास्कुलेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट। तो यहां कह रहा है इमास्कुलेशन की जरूरत जो सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट है उनमें नहीं होगी। देखिए इमास्कुलेशन की जरूरत फीमेल पेरेंट में नहीं होगी, अगर यूनिसेक्सुअल है तब नहीं होती है। फिर कह रहा है इमास्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन। आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन बैग्ड करवाए जाने की बच्चों जरूरत नहीं है। इमास्कुलेटेड फ्लावर्स आर एबल टू बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है बाइसेक्सुअल फ्लावर शोइंग प्रोटोजाइनी। अब देखो प्रोटोगाइनी लिख दिया गया, इसका मतलब है गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर फर्स्ट, और ये क्रॉस पोलिनेशन को लीड करवाता है। फीमेल मैच्योर फर्स्ट, ये बच्चों किसको लीड करवा रहा है, क्रॉस पोलिनेशन को। तो ये कह रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें प्रोटोगाइनी होती है नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस, उसमें क्रॉस के लिए उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता, नहीं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप ये देख लें, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो जो कोड है उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोड के अकॉर्डिंग आप इसमें जा सकते हैं, मैंने करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बता दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.4 बच्चों 5.4 में लिखा है रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म द पेरिस्पर्मिक सीड ऑफ द बीट इज। तो देखिए इस बार बीट रूट लिख के भी दे दिया, जबकि जनरली क्या होता है, मैंने देखा है अब तक क्वेश्चंस में
जब भी पेरिस्पर्मिक सीड पूछा जाता है तो ब्लैक पेपर पूछा जाता है, तो वहां बीट रूट जो है वो बच्चों आपको पता होनी चाहिए पेरिस्पर्मिक सीड को रिप्रेजेंट करती है, और पेरिस्पर्मिक सीड्स वो हैं जिनमें रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस। रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस जहां होंगे वहां आप कह सकते हैं बच्चों पेरिस्पर्मिक सीड्स की प्रेजेंस होगी। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सेड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमेक्टिक जीन्स। एपोमेक्टिक जीन्स जो हैं वो अगर साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस करवाने में सफल हो जाए, यदि कोई वैज्ञानिक फसलों की संकर किस्म में असंजनित जीन डालने में सफल हो जाता है तो क्या होगा, तो एवरी ईयर आपको हाइब्रिड सीड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करने पड़ेंगे। फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एपोमेक्टिक जीन्स में देखो क्या होगा, अगर आपने हाइब्रिड वैरायटी में एपोमेक्टिक जीन डाल दी तो बच्चों बेनिफिट वहां ये होगा कि वहां कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा, लक्षणों का पृथक्करण बच्चों नहीं होगा, इसलिए आप काम में ले लेंगे। वांछित लक्षणों का पृथक्करण केवल संतति में होगा, नहीं यहां देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स ओनली इन प्रोजेनी। कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा। प्रो एम्ब्रियोनी विल बी सीन एंड ईच सीड विल प्रोड्यूस मैनी प्लांटलेट्स, नहीं ऐसा नहीं है। और लिखा है सीड्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट विल शो लॉन्गर डोरमेंसी। देखिए डोरमेंसी से इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ स्टूडेंट सही आंसर हो गया। फार्मर्स क्या कर सकते हैं, एवरी ईयर उन हाइब्रिड सीड्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एपोमेक्टिक जीन्स वहां इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एपोमिक्सिस से पहली बार क्वेश्चन आया, पेपर के लेवल को इंडिकेट करता है कि हाँ लेवल औरों से ठीक था। 5-6 लास्ट क्वेश्चन मेरे पास 5-6 है बच्चों इसमें। उसके बाद देखिए हाँ ये कंप्लीट हो गया है। तो 5-6 में डिस्कस कर लेते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो देखिए आपके पास 5-2 से लेके 5-6 तक क्वेश्चंस इस बार एम्ब्रियोलॉजी से नीट का जो रिपीट एग्जाम हुआ था, दोबारा जो एग्जाम हुआ था 22 का, उसमें आया। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ क्लेमाइडोमोनास बच्चों दे रखा है। क्लेमाइडोमोनास में आपको पता है जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। पेनिसिलियम दे रखा है, उसमें बच्चों कोनिडिया बनते हैं। हाइड्रेना में बच्चों बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज में जेम्यूल बनता है, जो मैं आपको कह रहा था। ये कौन सी बर्ड होती हैं, एंडोजीनस बर्ड होती हैं या इंटरनल बर्ड्स होती हैं। तो इस तरीके से आपको इसको मैच करना था। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये सब डायग्राम के साथ, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको बच्चों डिटेल में दे रखे हैं। तो इस तरीके से देखिए ए में मैच करेगा सेकंड, ए का सेकंड आप देख ले एक में ही दे रखा है। बी फर्स्ट पेनिसिलियम, फर्स्ट कोनिडिया, सी हाइड्रा 4 बर्ड्स, और डी आप जान रहे हैं स्पॉन्ज जेम्यूल। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए आपके सामने मैंने पेपर डिस्कस किया। हमने बच्चों नीट का 2013 से लेकर, मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर रहा हूं, 1 मिनट लगेगा। उस ब्रीफिंग में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए कुछ चीजें हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती हैं। हमने नीट के जो पेपर्स थे बच्चों, नीट के पेपर आपने 2013 से लेकर 2022 तक के डिस्कस किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने जो डिस्कस किए हैं वो 56 हैं। और इनमें क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस 5 to 10 क्वेश्चंस कॉमन हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आपको नए ऐसे मिले हैं जिनमें चारों ऑप्शंस को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट एम्ब्रियोलॉजी कवर हो जाती है। तो किसी भी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का अपना ये बेनिफिट होता है। तो ये था आज आपके साथ मेरा तीसरा एपिसोड रिवीजन सीरीज का, जिसमें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे। और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के इस 3rd एपिसोड के बाद अब जल्द ही किसी दूसरे टॉपिक के एपिसोड के बाद हम मिलेंगे। एक गैप रखेंगे, इन तीनों को आप पढ़िए, उसके ठीक बाद फिर 3 वीडियो एक साथ आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, जुड़े रहिए अभिव्यक्ति के माध्यम से। मैं आपके साथ MM बलडोदिया, ऑलवेज आपके लिए मैं हर बार ये कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा आपको दिया जाए जो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए जरूरी हो। बी सेफ, थैंक यू।